नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका एजे क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरटी 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वीडियो, जिसमें हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जो भी प्रश्न आते हैं सीटेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में और भी सभी टीईटी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, उन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम जानेंगे। और हम एक वन लाइनर क्वेश्चन की तरह प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसकी वीडियो। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था। तो ये पहला प्रश्न है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए। क्या उद्देश्य था इसका? शिक्षा को मूल अधिकार बनाना था, या फिर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था, या भारत की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए था, या फिर निजी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो इसका अब हम देखते हैं क्या था। दो हमने पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था क्यों था कि ये छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए था, है ना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें कि राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ था। तो क्या पढ़े थे हमने? देखो, पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, है ना। पहला ऑप्शन क्या है? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दूसरा है 1 अप्रैल 2009। तीसरा 1 जनवरी 2010 या 1 जनवरी 2009। तो बताइए आप कब लागू हुआ था। तो राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा है यहाँ पे कि सुमेलित नहीं है, मतलब हमें मिलाना है कि यहाँ पे क्या है, जो दिया है, जैसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा में दिया गया है, तो यहाँ पे 35 लिखा है। ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें मिलाना है। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35, या राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34 में, या फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 31 में, या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन धारा 21 में। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ये हमें देखना है। तो जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है धारा 35, तो ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, ये मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरटीई एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में क्या सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कक्षा 1 से 5 तक के बारे में कौन सी एक बात है जो गलत लिखी गई है। तो यहाँ पे देखो क्या है, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होगा, या क्या ये सही है। तो इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे, और भी ऑप्शन है उनको देखते हैं पहले। दूसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 घंटे होगा, या प्रतिवर्ष शिक्षक घंटे प्रतिवर्ष कम से कम 800 होगा। ये किसकी बात कर रहा है? कक्षा 1 से 5 तक के बारे में। ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें शिक्षक और छात्र का जो अनुपात दिया है ये 1:30 होता है। और हमने पढ़ा था कि प्रतिवर्ष कार्य दिवस जो होते हैं ये न्यूनतम 200 घंटे होते हैं, और प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे जो होते हैं, है ना, ये कितने होते हैं? 800 घंटे न्यूनतम होते हैं। कम से कम कार्य दिवस कितना होता है? 200 दिन। और प्रतिवर्ष जो शिक्षण घंटे हैं वो 800 घंटे होते हैं। तो ये सारे जो हो जाएंगे ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, सभी सुमेलित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आरटीई 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है। ठीक है, एक बार फिर प्रश्न पढ़ते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो अभी इसका आंसर ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 37 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसमें से अनुच्छेद 38 सही होगा। अनुच्छेद 38 के तहत जो आरटी एक्ट 2009 में लिखा है, तो अनुच्छेद 38 के तहत ही शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जो है अपने राज्य में कानून के हेतु अधिनियम बनाती है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 38 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि यह अधिनियम सरकार द्वारा क्या है, यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होता है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, है ना। और डी ऑप्शन है अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी प्रावधान शामिल हैं। अब कैसे हैं देखते हैं। देखो, आरटी 2009 के तहत ये बताया गया है आरटी 2009 में कि सरकार के द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर ये लागू होता है। ठीक है, जो जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय हैं इन पर भी लागू होता है और जो प्राइवेट हैं इन पर भी लागू होता है। दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जा सकती। तो सही बात है, छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई भी फीस वसूल नहीं की जा सकती। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। तो हाँ, अभिभावकों का दायित्व है। जो आरटी 2009 हमने पढ़ा था, इसमें जो भाग 3 के अनुच्छेद 21A में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मूल अधिकार। तो ये अभिभावकों का मूल कर्तव्य भी पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? अभिभावकों का मूल कर्तव्य पढ़े थे। मूल कर्तव्य उनका है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। ठीक है, इसके बाद अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाता है ना। अगर वह फर्स्ट क्लास में जाने लायक उसकी आयु है तो फर्स्ट में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आरटी 2009 के तहत है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि आरटी एक्ट में प्रावधान नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रावधान आरटी एक्ट में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा। दूसरा ऑप्शन है किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होगी। और चौथा ऑप्शन है पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है। तो बताइए कि आरटी एक्ट में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप प्रावधान किया गया है। क्योंकि देखो, आरटी एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो निजी विद्यालय हैं उनमें क्या है, जो गरीब छात्र हैं, SC ST OBC या BPL कार्डधारी जो छात्र होते हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होती है। ये भी सही है। और किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। ये भी 2009 के तहत सही है ना। 2009 में जो कानून बना था उसके तहत ये सही है। और विद्यालय स्थापित करने का दायित्व तो समुचित सरकार का होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जो डी वाला होगा ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा प्रावधान नहीं है? तो डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पे महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, या महिला अधिकार संरक्षण आयोग के संगठन से संबंधित है, या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, या बाल श्रम के निषेध से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद ए। तो अनुच्छेद ए संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित है ना। आरटी 2009 किससे संबंधित है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरटी एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं हम कि कथन क्या क्या बोला है इसमें, है ना। इसको थोड़ा पढ़ा कर लेते हैं, देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत
अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा है शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा ऑप्शन है इस अधिनियम से पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है। और डी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप करके अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, या फिर नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने का उपबंध किया गया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, कि ए बी सी डी और ई, यानी ये जितने भी हैं, जितने भी हमने पढ़े, जितने भी फैक्ट पढ़े, इसमें ये सारे RT 2009 के तहत सही हैं। ठीक है, समझ आया आपको। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा विषय है। अब ऑप्शन है यहाँ पे संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट सूची का है। बताइए कौन से सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, न केवल राज्य का होगा, न ही केवल संघ का होगा, न ही केवल राज्य का होगा। ये किसका होगा? समवर्ती सूची का विषय होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आए तो बना पाओ। ये जितने भी प्रश्न अभी आप कर रहे हो ये सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, रीट में, सीटेट में, और RT 2009 से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए और भी प्रश्न हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न है RT अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। तो पहला है जनगणना। जनगणना करवाई जा सकती है। बताइए जनगणना करवाई जा सकती है क्या अध्यापकों से। दूसरा है यहाँ पे आपदा राहत। आपदा के समय यानी कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप हो जाए तो उस समय क्या राहत कार्य में अध्यापकों का सहयोग लिया जा सकता है। तीसरा है चुनाव संबंधी कार्य। क्या चुनाव संबंधी कार्य कराए जा सकते हैं। और डी है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापकों से जनगणना का कार्य भी करवा सकते हैं, आपदा में राहत का कार्य भी होता है और चुनाव संबंधी कार्य भी करवाते हैं। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है RT एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है। कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। तो घुमंतु बालकों की शिक्षा का प्रावधान नहीं है, या बच्चे को शारीरिक दंड देने का प्रावधान नहीं है, या विशेषता आवश्यकता वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का। विशेषता आवश्यकता मतलब जो जैसे कोई विकलांग बच्चा होता है, या फिर कोई देख नहीं पाता है, कोई अच्छे से सुन नहीं पाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रावधान नहीं किया गया है, या शिक्षक छात्र अनुपात का नहीं किया गया। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका प्रश्न हो जाएगा बी नंबर। जो बच्चों को शारीरिक दंड देने का जो प्रावधान है ये नहीं है। बच्चों को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया। बताइए शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया। ऑप्शन है सन 2002 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। तो इसका सही आंसर होगा 2002 में। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया है? 2002 में, है ना। 2002 में किया गया है ना, मैंने आपको बताया था। और कौन से संविधान के तहत? 86वें, है ना, 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। कब? 1 दिसंबर, है ना, 1 दिसंबर 2002 को किया गया है ना। इसके पहले की वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सन 2002 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है किसका है। केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, केंद्र एवं राज्य सरकार का है, या फिर शिक्षा आयोग का है। तो किसका होगा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका होगा। तो ये होगा केंद्र एवं राज्य सरकार का। ये दोनों का होगा। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा का अधिकार, तो समवर्ती सूची केंद्र एवं राज्य दोनों का होगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है इसमें कि समिति में कम से कम 3/4 मतलब 75% सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। दूसरा है 50% सदस्य महिला होंगी। तीसरा ऑप्शन है कि समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा। या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शैक्षिक कार्य में भाग लेगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब ए नंबर मतलब ए, बी और सी तीनों सही है ना। कथन ए, कथन बी और कथन सी तीनों सही है। इसमें से डी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो समिति बनाई जाती है उसमें कम से कम 75% सदस्य जो होते हैं माता पिता या संरक्षक होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं। और उसके बाद उसमें हमने पढ़ा था कि 50% सदस्य जो होते हैं वो महिलाएं होती है। और फिर समिति का जो गठन है प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वही चुनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इसमें ए, बी, सी तीनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है। क्या निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है। पहला है धारा 24 में, दूसरा धारा 18 में, धारा 22 में या फिर धारा 19 में। किस में बताया गया है? ये है धारा 18 में बताया गया है। जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट विद्यालय होते हैं, तो उन्हें जो मान्यता प्राप्त होती है तो उन्हें यानी किस किस आधार पे मान्यता दी जाए, कैसा विद्यालय है, सारी सुविधाएं हैं या नहीं, बच्चों के लिए कंफर्टेबल रूम है या नहीं, फ़ैन है, बैठने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें देख के उन्हें जो मान्यताएं दी जाती है वो धारा 18 के अनुसार दी जाती है। ठीक है, समझ आया आपको? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधान अध्यापक है ना, यानी 5:1 का मानक निर्धारित किया गया है। कितने छात्रों पर किया गया है? पहला ऑप्शन है 500 छात्रों पर, दूसरा है 200 पर, तीसरा 200 से अधिक या फिर 150 से अधिक। तो हमने पढ़ा था कल कि 150 छात्र से अधिक छात्र होंगे तो विद्यालय में जो अध्यापक और प्रधानाध्यापक है, ये तो 5, देखो अध्यापक और प्रधानाध्यापक का जो मानक जो निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है? 5:1। मतलब अगर 150 से अधिक छात्र हैं विद्यालय में तो उनके बीच 5 शिक्षक होंगे और 1 जो होंगे वो प्रधान अध्यापक होंगे। ठीक है, कितने? 5 शिक्षक होंगे प्लस 1 प्रधान अध्यापक होंगे, ऐसे 6 होंगे। कब? जब 150 से अधिक यानी 150 से अधिक छात्र हों उस समय। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना इस बात को, प्रश्न पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 तक के बारे में है। ये छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा का हो। क्या ये सही है? या दूसरा ऑप्शन है 45 शिक्षकों पर कम से कम 1 शिक्षक हो। और तीसरा है 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक हो। और चौथा ऑप्शन है कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालीन शिक्षक हो। अंशकालीन मतलब जो गेस्ट टीचर होते हैं, अतिथि शिक्षक होते हैं, उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें क्या होगा? सभी कथन सही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो जो कक्षा 6 से 8 तक के बारे में यहाँ दिया गया है कम से कम प्रति कक्षा यानी प्रति कक्षा यानी एक कक्षा में एक शिक्षक हो, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का और भाषा का, ये अनिवार्य होना है। तो ये आरटीई 2009 में लिखा गया है। दूसरा क्या है? 45 शिक्षक पर कम से कम 1 शिक्षक हो, ये भी आरटीई 2009 के तहत बताया गया है। और 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक हो, ये भी बताया गया है ना, आरटीई 2009 के तहत बताया गया है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे या अधिकतम 45 घंटे या न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं या फिर अधिकतम 45 घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। एक बात याद रखना, न्यूनतम और अधिकतम
में अंतर होता है, तो न्यूनतम पूछे या अधिकतम पूछे इस बात का ध्यान रखना, दोनों अलग अलग बात हैं, ठीक है। तो इसमें जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसमें क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। न्यूनतम 45 घंटे यानी कम से कम 45 घंटे शिक्षण कार्य होना चाहिए, और जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये RTE 2009 में बताया गया है। शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे, ये भी याद रखना, ये कौन सा है, प्रति सप्ताह है, ठीक है ना, प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है, ये याद रखना, क्योंकि इसका नाम कई जगह पे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, कई जगह पे अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो याद रखना कि इसका सही तरीके से जो नाम है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 है, या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 है, या फिर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस बात को अच्छे से याद रखना, क्या होगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार